वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 36। एकाक्ष भौमी को देख गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को आखिर कौन है आप रानी सा? आपको देख कभी कभी लगता है जैसे आप वो नहीं है जो आप दिखाती है, या फिर हम ही आज तक आपको जान नहीं पाए हैं। एकाक्ष भौमी को देखते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह बालकनी से आती हुई सुबह की किरणें कमरे में एक दूसरे से लिपटे भौमी और एकाक्ष पर पड़ रही थी, जो काफी सुकून की नींद में सोए हुए थे। भौमी का आधा शरीर एकाक्ष से लिपटा हुआ था, वही एकाक्ष के हाथ भी भौमी की कमर को जकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे से काफी करीब थे। एकाक्ष की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा भौमी के खूबसूरत चेहरे पर गई। एकाक्ष एकटक भौमी के चेहरे को देखने लगा, जो काफी खूबसूरत लग रही थी। भौमी की पलकें भी फरफराते हुए खुली। भौमी की आंखें सीधा एकाक्ष के उन हेजल ब्राउन आंखों से जा मिली। दोनों ही एक दूसरे को गहराई से देखने लगे। अब आगे तभी भौमी का ध्यान अपने ऊपर गया। खुद को एकाक्ष के इतने पास देख वो झट से दूर हो गई। एकाक्ष भी उठकर वॉशरूम में चला गया। भौमी की एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा। कल रात की बात याद कर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हल्के हल्के मुस्कुराने लगी। भौमी होश में आकर अपने गालों को थपथपाते हुए बोली, अंडरस्को भौमी क्या कर रही है तू ऐसे शर्मा कैसे सकती है? होश में आ। पर अभी भी भौमी बुरी तरह शर्मा रही थी। दरअसल भौमी निधि के लिए ये एहसास काफी नए थे। पिछले लाइफ में उसके बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भौमी के कभी उसको अपना हाथ तक पकड़ने तक नहीं दिया था। मयंक उसका बॉयफ्रेंड जरूर था, बस नाम के लिए, बाकी उसे उसके होने ना होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद एकाक्ष वॉशरूम से अपने गीले बालों के साथ बस एक टॉवल में बाहर आया। भौमी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो अपने सांसें रोक एकटक उसे देखने लगी। आज पहली बार भौमी एकाक्ष को गौर से देख रही थी। हल्का सांवला रंग, जिम में कसी हुई उसकी मस्कुलर बॉडी जिस पर अभी पानी की हल्की सी बूंदें लगी हुई थी, कान के नीचे तक आते उसके कर्ली बाल। इस वक्त एकाक्ष किसी जहर से कम नहीं लग रहा था, जिसे कोई भी चखे तो उसका सीधा स्वर्गवास हो जाए। अरे हमारी भौमी है ना उसका स्वर्गवास कराने के लिए। और सबसे स्पेशल उसके पीठ पर बना ओम का टैटू, जिसके चारों तरफ बड़ी खूबसूरती से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात् मंत्र लिखा हुआ था। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस टैटू के बीचों बीच बना गोली का निशान। भौमी की नज़र उस टैटू पर जम सी गई। वो हैरानी से उस टैटू को घूरने लगी। तभी एकाक्ष की नज़र भौमी पर गई। भौमी को इस तरह खुद को घूरते देख एकाक्ष उसे अजीब तरह से देखने लगा। एकाक्ष अपना टॉवल दूसरी तरफ फेंकते हुए बोला, अंडरस्को लगता है आज तक आपने कभी हैंडसम लड़के देखे नहीं, तभी आपकी नज़रें हमें बेशर्मी से तार रही है। भौमी बिना कुछ बोले उसी तरह एकाक्ष के पीछे आकर उसकी टैटू पर अपने हाथ फेरने लगी। अचानक अपने बेक पर टच महसूस कर एकाक्ष छत से पीछे मुड़ भौमी की कलाई पकड़ते हुए बोला, अंडरस्को ये क्या कर रही है आप रानी सा? भौमी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अंडरस्को ये टैटू आपकी पीठ पर कैसे? एकाक्ष उसे अजीब नजरों से देखते हुए उसकी कलाई छोड़ बोला, अंडरस्को अब हमने हमारे पीठ पर बनवाई है तो पीठ पर ही तो होगा ना, इसमें हैरान होने की क्या बात है? तभी एकाक्ष ने रूम के दूर पर नॉक की आवाज आई। एकाक्ष ने दरवाजा ओपन किया तो बाहर किया खड़ी थी। किया एकाक्ष को देख बोली, अंडरस्को भाई सा मामी सा आप दोनों को नीचे बुला रही है। एकाक्ष ने अपना सर हाँ मिला हिलाकर आने का इशारा किया। एकाक्ष ने एक नज़र भौमी को देखा, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। एकाक्ष वहां से चला गया। भौमी अभी भी अपने सोच में थी। भौमी अपने आप से बड़बड़ाते हुए, अंडरस्को आखिर कैसे हो सकता है ये? वही टैटू, वही मंत्र, और सबसे इम्पोर्टेंट वही गोली का निशाना, वो भी उसी जगह। आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो राजा सा आप उस जगह क्या कर रहे थे? इतना बोल भौमी एकटक सामने देखने लगी। नीचे हॉल में संध्या जी अपने सामने खड़े एकाक्ष से, अंडरस्को एकाक्ष हम चाहते हैं कि कल आप भौमी के साथ हमारे कुल देवी से दर्शन करने जाइए। एकाक्ष शांति से, अंडरस्को चाची सा आपको मालूम है अभी यहाँ पर हमारा कितना काम पेंडिंग है, और चाची सा अभी हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कहीं जाने का। और जहाँ तक रही बात कुल देवी के दर्शन की, कि अबीर भी तो करवा सकते हैं ना उनको दर्शन। ये सुन वेभा जी पीछे से आते हुए बोली, अंडरस्को बेटा जी दर्शन करना हो तो कोई भी करवा सकता है दर्शन, पर आप उनके पति है और जीजी ने मिन्नत मांगी थी कि जब भौमी ठीक हो जाएगी तब वो अपने पति के साथ मिलकर कुलदेवी के दर्शन कर 1000 गरीबों को भोजन और कपड़े दान करेंगे। एकाक्ष अंडरस्को मगर छोटी चाची सा। वेभा जी उसे टोकते हुए, अंडरस्को मगर वगर कुछ नहीं, अब क्या आप अपनी चाची सा की मन्नत यो अधूरू छोड़ना चाहते हैं? ये सुन एकाक्ष चुप हो गया। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। तभी जया जी जो सोफे पर बैठ अपने नाखूना में नील पेंट लगा रही थी,
वो अपने नाखूनों में फूंक देते हुए बोली, मजाक बनाते हुए बोली, अंडस्को क्या दिन आ गए हैं, अब एक अनाथ के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। अरे संध्या, मन्नत मांगने से पहले एक बार सोच तो लेती, अब देख बेचारे एकाक्ष को कितनी मुश्किलें सहनी पड़ रही है। जया जी की बात एकाक्ष को पसंद नहीं आई, पर वो उन्हें अवॉइड कर बाहर चला गया। पर वेभाजी जया जी पर ताना कसते हुए बोली, अंडस्को जेठानी सा इंसान के कर्म इस लायक होने चाहिए कि गैर भी उसके लिए मन्नत मांगे, वरना आजकल तो अपने भी अपनों को बद्दुआ देने से नहीं कतराते। इतना कह वो वहां से चली गई। वही जया जी खुन्नस में उन्हें घूरने लगी। शायला साइड में खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। संध्या जी की बात सुन शायला के चेहरे पर एक शैतानियत चमक आ गई। वो अपने हाथ बांधते हुए धीरे से बोली, अंडस्को हम तो कल राजस्थान की हुक्मरानी सा उनके कुलदेवी से मंदिर जाएगी, ऐसा है तो हमें उनके सत्कार की तैयारी तो करनी चाहिए ना। इतना बोल वो डेवलिश स्माइल करते हुए वहां से चली गई। रंगबाड़ी एक कमरे में एक महिला जो काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, वो बेड पर बैठी अपनी छोटी सी 3 साल की बच्ची को अपने सीने से लगाया दूध पिला रही थी। वो बच्ची भी अपने माँ के सीने से लगे हुए आराम से सो रही थी। उस बच्ची को देखते हुए उस महिला के चेहरे पर मातृत्व का भाव साफ दिख रहा था। वो अपने पतले बेजान सी उंगलियों अपनी बच्ची के बालों में फेर रही थी। तभी एक औरत दरवाजा खोलते हुए अंदर आई। वही दूध पिलाती महिला दरवाजे पर देखने लगी, जहां उसकी तरह ही एक औरत जिसने काफी छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका तन मुश्किल से ही ढक रहा था। वही चेहरे पर भारी मेकअप लिए वह औरत महिला के पास आकर बैठ गई। वो औरत उस बच्ची को देखते हुए बोली, अंडस्को क्या सो गई ये। दूसरी महिला ने बच्ची को प्यार से देखते हुए बोली, अंडस्को हम आज जल्दी सो गई। पहली औरत उस महिला को देखते हुए बोली, अंडस्को आज तो सुला दिया तूने, पर रोज तो सुला नहीं पाएगी ना। ये सुन उस महिला के हाथ अपने बच्ची के बालों में फिराते हुए रुक गए। वो औरत बोली, अंडस्को जानते हैं। ये सुन पहली औरत गुस्से से पर अपनी आवाज धीमी रख बोली, अंडस्को आखिर क्यों तू अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी जिंदगी नर्क बना रही है स्वर्णा। ये सुन स्वर्णा के आंखों में पानी आ गया। उसने अपनी बच्ची को साइड में लेटा दिया और वहां से उठ से जाने लगी। वो औरत स्वर्णा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, अंडस्को ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा स्वर्णा, आखिर कब तक तू ऐसे ही भागते रहेगी। अपना ना सही कम से कम अपनी इस नन्ही सी बच्ची का तो सोच। स्वर्णा उसका हाथ झटक रोते हुए बोली, अंडस्को तो क्या करें हम रुखसार, आखिर क्या करें हम। हमें पता है हम अपनी बच्ची की जिंदगी नर्क बना रहे हैं, पर सबसे बड़ी गलती उस ऊपर वाले की है जिसने इस नाजुक सी फूल को मेरे जैसे बाजारू औरत से पेट से जन्म दिया, जिसकी जिंदगी तो पहले से ही नर्क थी, पर अब इस नर्क में मेरी मासूम सी बच्ची की जिंदगी भी नर्क होने को आई है। रुखसार उसे अपने गले से लगाया शांत करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें भी नम थीं, आखिर वो भी तो ऐसी ही हालत में थी। स्वर्णा वैसे ही रोते हुए बोली, अंडस्को हम दुनिया की सबसे अभागा माँ है रुखसार, जो अपनी बच्ची के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, और कमबख्त ये बीमारी हमें हमारी बच्ची के साथ जीने भी नहीं दे रही। हमें तो डर सिर्फ इस बात का है कि हमारे जाने के बाद हमारी नन्ही सी बच्ची को कौन देखेगा, कौन उसकी इन राक्षसों से रक्षा करेगा। हमारी बेटी बिल्कुल अकेली हो जाएगी रुखसार, बिल्कुल अकेली, और माँ होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतना कह को बिलक बिलक कर रोने लगी। स्वर्णा हिचकी लेते हुए बोली, अंडस्को पता है रुखसार हमने हमारी बच्ची का नाम सवेरा क्यों रखा था, क्योंकि हमारी सवेरा ना हमारे अंधेरे से जिंदगी में आकर रोशनी भर दी थी, पर हमें क्या पता था हम अपने उसे सवेरे की जिंदगी में अंधेरा भर देंगे। इतना कह वो फिर बुरी तरह रोने लगी। वही रुखसार से आंखों से आंसू बहने लगे। रुखसार कुछ सोचने हुए हिचकिचाते हुए बोली, अंडस्को स्वर्णा तू क्यों ना सवेरा को उसके पिता के पास छोड़ दे। उसके पिता तो राजस्थान के इतने बड़े राजघराने से है, वो जरूर अपनी बच्ची को अपनाएंगे। रुखसार की बात पर स्वर्णा हंसते हुए बोली, अंडस्को क्या बोल रही है तू रुखसार, हम कोठे वाली के पेट से जन्मी बच्ची को कोई नहीं अपनाता, और तू उस इंसान की बात कर रहे है। रुखसार ये खानदानी लोग जितने अमीर होते हैं ना, उनकी सोच उतनी ही निचोर गिरी हुई। उन्हें सिर्फ औरत की जिस्म से अपनी हवस पूरी करनी होती है, बाकी इन्हें किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर 37 इतना कह को बिलक बिलक कर रोने लगी। स्वर्णा हिचकी लेते हुए बोली, अंडस्को पता है रुखसार हमने हमारी बच्ची का नाम सवेरा क्यों रखा था, क्योंकि हमारी सवेरा ना हमारे अंधेरे से जिंदगी में आकर रोशनी भर दी थी, पर हमें क्या पता था हम अपने उसे सवेरे की जिंदगी में अंधेरा भर देंगे। इतना कह वो फिर बुरी तरह रोने लगी। वही रुखसार से आंखों से आंसू बहने लगे। रुखसार कुछ सोचने हुए हिचकिचाते हुए बोली, अंडस्को स्वर्णा तू क्यों ना सवेरा को उसके पिता के पास छोड़ दे। उसके पिता तो राजस्थान के इतने बड़े राजघराने से है, वो जरूर अपनी बच्ची को अपनाएंगे। रुखसार की बात पर स्वर्णा हंसते हुए बोली, अंडस्को
क्या बोल रही है तू रुखसार, हम कोठे वाली के पेट से जन्मी बच्ची को कोई नहीं अपनाता और तू उस इंसान की बात कर रहे है। रुखसार, ये खानदानी लोग जितने अमीर होते हैं ना, उनकी सोच उतनी ही निचोड़ गिरी हुई। उन्हें सिर्फ औरत की जिस्म से अपनी हवस पूरी करनी होती है, बाकी इन्हें किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एक काफी सुनसान सड़क पर सिद्ध अपने फोन पर लगा हुआ था। वहीं उसका ड्राइवर कार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। सिद्ध परेशानी से ड्राइवर से बोला, अंडस्को काका, कम से कम कल आने से पहले उसकी सर्विसिंग तो चेक कर लेते। देखिए बीच रास्ते में का खराब हो गई और यहाँ फोन में सिग्नल भी नहीं जिससे किसी दूसरी कार को बुला सके। ड्राइवर का की डिग्गी चेक करते हुए परेशानी से बोला, अंडस्को माफ करिए सिद्ध बाबा, हम जल्दीबाजी में का की सर्विसिंग चेक करना भूल गए। सिद्ध कुछ ना बोल फिर से मोबाइल में नेटवर्क चेक करने लगा। ड्राइवर बोला, अंडस्को बाबा आप यही रुकिए, हम आसपास से कोई मदद ले आते हैं। सिद्ध कुछ सोचकर बोला, अंडस्को ठीक है आप जाइए। ये सुन ड्राइवर वहां से चला गया। वही सिद्ध अपने फोन में नेटवर्क ढूंढते हुए धीरे धीरे जंगल में जाने लगा। सिद्ध फोन में नेटवर्क ढूंढते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोला, अंडस्को अरे मिल जा, पता नहीं कितनी अजीब जगह है जहां ना ही कोई इंसान है और ना ही सिग्नल। तभी उसे किसी लड़की की चीख सुनाई दी जो शायद मदद के लिए चिल्ला रही थी। किसी लड़की की आवाज ऐसे सुनसान जंगल में सुन सिद्ध काफी हैरान हो गया। वो जल्दी से उस तरफ जाने लगा। अचानक सिद्ध की नज़र कुछ लड़कों पर पड़ी जिन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा हुआ था। एक लड़का उस लड़की का जबड़ा कसकर दबाते हुए हंसते हुए बोला, अंडस्को चिल्ला और चिल्ला, तेरे ऐसे चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बहुत शौक है ना तुझे रोनी पर हाथ उठाने का, अब देख तेरी क्या हालत करते हैं हम। रोनी ने झट से उस लड़की के कुर्ते की बाजू फाड़ दी। वो और उसके दोस्त काफी तेज तेज हंसने लगे। वो लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए रोते हुए बोली, अंडस्को छोड़ो मुझे रोनी। रोनी हंसते हुए बोला, अंडस्को अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे, पहले पकड़ तो लेने दे। इतना बोलने के बाद रोनी के हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले रोनी उस लड़की को छू भी पाता किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोनी ने सामने देखा तो उसके सामने सिद्ध एटीट्यूड से खड़ा था। रोनी हैरानी और गुस्से सिद्ध की तरफ देखते हुए बोला, अंडस्को तू यहाँ क्या कर रहा है। देख सिद्ध ये मेरा मामला है तो इससे दूर रह, तू समझा। सिद्ध अनोइंग फेस बनाते हुए बोला, अंडस्को कि इतनी बार मेरे से कुत्ते की तरह पिच्चू का है तू, पर तेरी हरकतें अभी तक नहीं सुधरी और कितना मार खाने का इरादा है तेरा। ये सुन रोनी का गुस्सा आसमान चढ़ गया। उसने तेजी से सिद्ध पर हमला कर दिया, पर सिद्ध वहां से हद सीधा रोनी को लात मार दी जिससे रोनी सीधे जमीन पर गिर गया। रोनी के आदमी भी उस लड़की को छोड़ रोनी को उठाने लगे। वही वो लड़की सीधा सिद्ध के पीछे जाकर उसके जैकेट को पकड़ लिया। रोनी अपने आदमियों का हाथ झटक गुस्से और नफरत से बोला, अंडस्को आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना कह रोनी उसके आदमियों ने सिद्ध पर हमला कर दिया। सिद्ध उस लड़की को साइड में कर आराम से रोनी और उसके साथियों को पीटने लगा। तभी रोनी के एक आदमी ने अपना चाकू निकाल सिद्ध पर हमला कर दिया। ये देख उस लड़की की चीख निकल गई। सिद्ध जब तक उस जगह से हटता उसके बाजू पर एक गहरा कट लग चुका था। सिद्ध ने गुस्से से उस आदमी के सीने पर एक लात मार दिया। सिद्ध काफी बुरी तरीके से रोनी और उसके आदमियों को मार रहा था। रोनी और उसके लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी। ये देख उस लड़की ने घबराते हुए सिद्ध की बाजू पकड़ लिए। सिद्ध ने किसी की छुअन महसूस कर उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की वो घबराया हुए देख सिद्ध ने भी थोड़ा शांत होकर रोनी की तरफ देख गुस्से से बोला, अंडस्को अगर अगली बार तूने फिर से किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह सिद्ध उस लड़की का हाथ पकड़ वहां से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद सिद्ध ने उस लड़की की तरफ देखा जो अभी भी कांप रही थी। उसके कपड़े काफी बुरी हालत में थे, चेहरे पे चोट के निशान थे, उसके होठों के पास से भी खून निकल रहा था। सिद्ध ने अपना जैकेट निकाल उस लड़की को पहना दिया। उस लड़की ने अपनी आंसू भरी खूबसूरत आंखों से सिद्ध की तरफ देखा और झट से सिद्ध के गले लग जोर जोर से रोने लगी। सिद्ध भी उसकी हालत समझ कुछ सोचकर उस लड़की के कंधे पर हल्के से हाथ कर देता है। कुछ देर रोने बाद उस लड़की का रोना अब हिचकियों में बदलने लगा। सिद्ध उसे अपने आप से अलग कर बोला, अंडस्को अब ठीक हो तुम। उस लड़की ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब सिद्ध की नज़र अपने आसपास गया। सिद्ध का ध्यान आया कि वो जंगल में काफी अंदर आ गया था और अब उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता था। सिद्ध ने अपने पॉकेट में देखा तो उसका फोन भी लड़ाई करते वक्त वही गिर गया था। सिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस लड़की की नज़र भी सिद्ध के बाजू पर पड़ा जहां से अभी भी खून निकल रहा। ये देख उस लड़की ने अपने कुर्ते का कपड़ा फाड़कर सिद्ध का हाथ पकड़ उसकी बाजुओं पर बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद सिद्ध और वो लड़की जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, पर जंगल के भूलभुलिया में उन्हें उनकी मंजिल मिल ही नहीं रही थी।
100 लाइक होने के बाद हाई नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे। थैंक्स गाइस।